हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट मैथ यूट्यूब चैनल के माध्यम से कक्षा 10 एनसीईआरटी विज्ञान। और आज आपको इस वीडियो में अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध स्थापित करना बताया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो ज़रूर फायदेमंद होगा और आप इसे पसंद भी करेंगे। प्यारे मित्रों, हमारे चैनल की वीडियोज़ को आप यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में ज़रूर शेयर करें। मित्रों, आपको बोर्ड पर हमने दिया है अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। तो आइए हम देखते हैं अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध कैसे स्थापित किया जाता है। मित्रों, हेडिंग जिस तरह से लिखी हुई है आप भी अपने नोटबुक में इसी तरह से ही हेडिंग लिख लेंगे। इसके बाद करना क्या है, ध्यान से आपको समझना है, खूब अच्छे से समझना है। यदि एक बार वीडियो देखकर समझ में ना आए तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, लेकिन आप डेरिवेशन को पूरी तरह से तैयार रखेंगे। आप बिना किसी हेल्प बुक के या बिना हेल्प नोटबुक के आसानी से अपने आप इसे स्वतः कर ले जाएं, तब तक आप तैयारी करते रहेंगे। दोस्तों, हम आपके सामने एक अवतल दर्पण बना रहे हैं। ये देखिए, आपके सामने हमने अवतल दर्पण बना दिया। अवतल दर्पण में दबा हुआ तल परावर्तक तल होता है और उभरा हुआ तल पेंट किया गया होता है। तो हमने उभरे हुए तल पर पेंट कर दिया। दोस्तों, ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष है। जो रेखा हमने खींचा है ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष है। और अवतल दर्पण में मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र बाईं ओर होते हैं, जबकि उत्तल दर्पण में दाईं ओर होते हैं। और यहाँ पर एक बिंदु होता है ध्रुव, जिसे को हम P से व्यक्त करते हैं, और यहाँ पर F है और ये बिंदु वक्रता केंद्र C है। मित्रों, आप देख रहे होंगे अवतल दर्पण का ध्रुव, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, और हमने इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रख दिया। आप जैसे जैसे हम कर रहे हैं उसी तरह से करने का प्रयत्न करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप जरूर समझ पाएंगे। ये वस्तु आपके मुख्य अक्ष पर हमने रख दिया AB। अब वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाने वाली जो होती है, वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण, यहाँ से इसका परावर्तन होगा और ये मुख्य फोकस से चली जाएगी। ये देखिए, मुख्य फोकस से चली गई प्रकाश किरण, तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, ये देखिए वक्रता केंद्र से हमने प्रदर्शित किया, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण आएगी और यहाँ से इसका परावर्तन हो जाएगा। परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। ये दोनों परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु से मुख्य अक्ष पर लंब डालने पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो दोनों परावर्तित किरणें इस बिंदु पर काट रही हैं। यहाँ से हमने एक लंब खींच दिया और ये वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। इस प्रतिबिंब को हम A डैश B डैश से व्यक्त कर दिए। प्रतिबिंब को हमने A डैश B डैश से व्यक्त कर दिया। अब इसमें करना क्या होता है, चित्र इतना बनाने के बाद करना क्या होता है, हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते रहेंगे और धीरे धीरे बताएंगे ताकि आप इसको पूरी तरह से समझ पाएं। मित्रों, हमारे दिमाग में कई बार ये विचार आया कि हम आपसे बात करें यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन समय नहीं निकल पाया या व्यवस्था नहीं बन पाई, हम बात नहीं कर पाए आपसे। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारी पढ़ाने की जो गति है ये ज़्यादा है या कम है, आप इसके बारे में ज़रूर अपना मत कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। तो मित्रों, यहाँ आप देख रहे होंगे ABC, यहाँ एक त्रिभुज का निर्माण हो जाता है ABC, और एक त्रिभुज ये बन जाता है A डैश B डैश C। हमें इन दोनों त्रिभुजों को चुन लेना है, इन दोनों त्रिभुजों को चुनना है, लिखना है। और इसमें लिखना क्या है, हम देखिए शुरुआत कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल शून्य से आपको बताएंगे और पूरा समझ में आए। तो त्रिभुज
कौन कौन सा लेना, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में। प्यारे मित्रों, ध्यान ये देना है, शून्य से शुरू करने का आशय हमारा ये है कि आपको पूरी बेसिक से बताएंगे जो आप नहीं जानते हैं पहले से और उनका इनमें यूज होना है, उनको भी हम आपको साइड में बताते ही चलेंगे। और थोड़ा सा ये लंबा है, इसका जो प्रोसेस है थोड़ा सा लंबा है, इसलिए आप इत्मीनान से जरूर देखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे। उम्मीद करेंगे कि आप पूरा देखेंगे और अच्छे से समझ जाएंगे। तो हमने त्रिभुज लिया ए बी सी और त्रिभुज लिया ए डैश बी डैश सी। दोस्तों, आप त्रिभुज की समरूपता के बारे में जानते होंगे। समरूपता, त्रिभुज की समरूपता। अब त्रिभुज की समरूपता में होता क्या है, दो त्रिभुजों को अगर हमें समरूप बताना हुआ कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, कब? आप अगर 9th में पढ़े हैं, इसमें लगता है डबल ए समरूपता एक कसौटी है, एक क्राइटेरिया है, जिसको दिखाकर हम बता देते हैं कि ये त्रिभुज समरूप है। तो त्रिभुज समरूप होने के लिए हमें कम से कम दो कोणों का बराबर होना आवश्यक है। तो इन दोनों कोणों को बराबर दिखाने के लिए हम इसमें देखते हैं कौन कौन से कोण आपस में बराबर हो रहे हैं। आपको पता है कि यहाँ पे जो वस्तु रखी गई ये लंबवत रखी गई है और यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना था, परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर काट रही थी उस बिंदु से मुख्य अक्ष पर लंब डालने पर प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बन गया, यहाँ पे 90 अंश का कोण बन गया। तो हो जाएगा कोण, इसका नाम अगर लेना चाहें तो हो जाएगा BAC इज इक्वल टू कोण B डैश A डैश C, कोण B डैश A डैश C। हम थोड़ा छोटा लिख रहे हैं ताकि ये बोर्ड पर इसका पूरा डेरिवेशन आ जाए। अच्छा, ये कोण इसके बराबर क्यों हुआ, इसका कारण भी हमें साथ में लिखना पड़ता है जब हम समरूपता को दर्शाते हैं। तो ये आप कह लेंगे कि ये दोनों कोण 90 अंश के इसलिए बराबर हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे प्रत्येक 90 अंश का। आप पूरा लिख दें, आपके पास जगह होगा, प्रत्येक कोण 90 अंश। फिर आपको एक चीज और बताएं कि जब दो रेखाएं ऐसे ही काट दें, तिर्यक काटती हैं, तो उनके ये कोण बराबर होते हैं, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। इसको कहते हैं सम्मुख कोण, अर्थात शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, इसका नाम है ACB, यानी त्रिभुज ABC में नाम है ACB और त्रिभुज A डैश B डैश C में नाम है A डैश C B डैश। C को बीच में रखना है, हम चाहे जिस तरफ से पढ़ें, तो हो जाएगा हमारा ACB, कोण ACB बराबर ये हो जाएगा कोण A डैश C B डैश। अगर आपसे पूछा जाए कि ये दोनों कोण कैसे बराबर हो गए, तो आप यहाँ पे आगे लिख लेंगे शीर्षाभिमुख कोण, भिमुख कोण। मित्रों, हमने इन दोनों त्रिभुजों में दो कोणों को बराबर दिखा दिया, दोनों कोण आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे देखिए जो डबल ए यानी कोण समरूपता कसौटी है वो हमारा लग जाता है। तो हम कह लेंगे अब त्रिभुज ABC समरूप, ये देखिए निशान हम बना रहे हैं समरूप का, ये समरूप का निशान है, समरूप है त्रिभुज A डैश B डैश C के। आगे लिखना भी पड़ेगा कि आपने कौन सी कसौटी को लगाया, कि ट्रिपल ए कसौटी को लगा दिया है कि डबल ए। तो यहाँ पे हो जाएगा डबल ए समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी। समरूपता कसौटी। अब मित्रों, हर चीज लिखी नहीं जा सकती, कुछ चीजें हम सुनकर भी उसको समझ लेते हैं। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं।
यहाँ पे दोनों त्रिभुज आप समरूप पाए हैं, तो इनकी संगत भुजाओं को आनुपातिक कह लेंगे। तो संगत कोण किसके होता है? जैसे ये कोण इसके बराबर है तो इसके सामने की भुजा के संगत होगी। जैसे ये कोण आपने दिखाया इस कोण के बराबर है तो इसके सामने की भुजा के संगत होगी। जो दिखाया नहीं है, आपने इस कोण के बराबर नहीं दिखाया है, तब भी ये इसके संगत होगा, क्योंकि ये कोण इसके बराबर होगा। तो इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये संगत होंगे। तो कौन किसके संगत बना ये समझ गए होंगे। तो हो जाएगा हमारा AB बटा A-B', इसके संगत A-B' है और ये कोण इस कोण के बराबर है, इसलिए इसके संगत ये होगा। 90 अंश के सामने वाली भुजा नहीं लेंगे, हालांकि हम दिखा सकते हैं, दिखाएंगे तो हमें एक स्टेप और चलना पड़ेगा, लंबा होता जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा AC बटे A' बराबर है AC बटे A' के। अब आगे क्या होगा, लिख रहे हैं। ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं आप आगे समझ जाएंगे। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं। ये अनुपात लिखा गया, अनुपात का मतलब बटा, इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना। अब मित्रों इसको हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1। जो कार्य हमने इन दोनों त्रिभुजों में किया वही काम अब हम और करने जा रहे हैं। यहाँ देखिए बिंदु यम मान लेते हैं और यहीं से एक लंब खींच देते हैं, P इस तरफ से हटाकर यहाँ पे लिख दे रहे हैं इस तरफ, लेकिन लिखा जाता है परावर्तक तल की तरफ ही, और यहाँ पर यन लिख दिए, लंब खींच दिया। तो यहाँ भी एक त्रिभुज बन जाता है जिसका नाम है MNF और A'-B', जो कार्य आपने ABC त्रिभुज और A'-B', त्रिभुज में लिया था और काम किया, वही काम इसमें भी आपको करना है। तो अब ये चीज हम पुनः लिख रहे हैं। पुनः का मतलब होता है दोबारा हम कौन सा ले रहे हैं? अच्छा, इसमें हमने पहले बड़ा वाला त्रिभुज लिया फिर छोटा वाला, इसमें भी हम पहले बड़ा वाला त्रिभुज फिर छोटा वाला त्रिभुज लेंगे। तो त्रिभुज ले रहे हैं MNF तथा त्रिभुज A'-B', में। प्यारे मित्रों, आपको पता है कि ये चीज लंब है। हमने कहा कि हर चीज नहीं दिखाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। ये लंब हमने खींचा, यहाँ पे 90 अंश का कोण बना, और यहाँ पे आपको पता है कि लंब खींचा था आपने प्रतिबिंब बनाते समय। लंब यहाँ है, यानी 90 अंश यहाँ, 90 अंश यहाँ, कोण बराबर है। तो जल्दी से हम दिखा लेते हैं। कोण MNF बराबर है कोण B'-A' के। तो कोण MNF बराबर है कोण B'-A' के। क्यों बराबर है? वही ऊपर वाला, प्रत्येक 90 अंश का है, मित्रों जैसे यहाँ पे आपने शीर्षाभिमुख दिखाया था, वैसे यहाँ भी एक कोण शीर्षाभिमुख है। तो यहाँ इसका नाम हो जाएगा MFN। कोण MFN बराबर है कोण इसके B'-A' के, B'-A' के। क्यों बराबर है? फिर वही चीज लिख रहे हैं, क्योंकि हम काम वही दोबारा कर रहे हैं। शीर्षाभिमुख कोण। मित्रों अब क्या हुआ, ये दोनों त्रिभुज भी समरूप हो जाते हैं। तो त्रिभुज जब समरूप हो जाएंगे, त्रिभुज MNF समरूप हो जाता है त्रिभुज किसके? A'-B', के। इसमें कौन सी कसौटी लगाए हैं, कौन सी क्राइटेरिया लगाए हैं? वही डबल ए समरूपता कसौटी।
अब क्या होगा, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाएं भी आनुपातिक होंगी। अब अगर इनकी संगत भुजाएं आनुपातिक हो रही हैं तो कौन कौन किसके संगत है ये आप खुद जान लेंगे, क्योंकि 90 अंश का कोण 90 अंश के बराबर है, जिसके सामने का भुजा जिसके सामने की भुजा के आनुपातिक होगा, संगत होगा। ये कोण इस कोण के बराबर है तो इसके सामने की भुजा यमयन बटे इसके सामने की भुजा ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, ये यफ यन जो लिखा है या यन यफ जो लिखा है, यन यफ बटे ए डैश यफ की। मित्रों इसको समीकरण हम 2 नहीं मानेंगे अभी, हालांकि अगर मान भी लेते हैं तब भी हमें 3-4 समीकरणों की संख्या बढ़ती जाएगी, इसलिए इसको समीकरण हम नहीं मान रहे हैं। यहाँ पे हमें क्यों इसको लिखा, क्योंकि ऊपर दोनों त्रिभुज समरूप है और यहाँ पे आपने लिखा था समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप इतना समझ गए होंगे और हम इसके आगे अब चलते हैं, आपको बताएंगे। अब करना क्या है, हमने आपको जब वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताया था तो वहां पे हमने कहा था कि जो वस्तु आपने इतनी बड़ी रखी है ए बी, ये बिंदु के आकार की होनी चाहिए। तो बिंदु के आकार की जब वस्तु लेंगे, ये बिंदु यम जो है खिसक कर कहाँ आ गया था, पी के पास आ गया था, और वहां पे हमने यम को रखा था पी के पास, सबकी बार यहाँ हमें यन को पी के पास रखना। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे तैसे तैसे ये यन पी की तरफ बढ़ता जाएगा। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि यन पी के बहुत करीब हो जाएगा। जब यन पी के बहुत करीब हो जाएगा तो जो आपने यहाँ पे पी एफ लिखा है और सॉरी यन एफ लिखा है, उसके स्थान पे हम पी एफ लिख सकते हैं। तो हम यहाँ कहने वाले हैं जो यन एफ है, यन एफ के स्थान पे हम पी एफ लिखना चाहते हैं, क्योंकि इसके पहले की वीडियोज में आपको जब दूरियां मापने की चिन्ह परिपाटी बताई जा रही थी तो वहां पे बताया गया था कि समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। दर्पण के ध्रुव से मापने के लिए ही हम इस बिंदु को बिंदु यन को ध्रुव पी के बहुत समीप मानेंगे। तो हम यहाँ लिख रहे हैं चूंकि बिंदु यन ध्रुव पी के अति निकटस्थ ध्रुव पी के अति निकटस्थ है, इसलिए यन एफ बराबर पी एफ लिखें। इसलिए अगर हम यन एफ बराबर पी एफ लिख दें तो हो जाएगा हमारा ये समीकरण यम यन बटे ए डैश बी डैश इज इक्वल टू यन एफ बटे ए डैश एफ के। तो हमने कहा कि यन एफ के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, पी एफ लिख देंगे। तो ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगा हमारा। अब समीकरण 1 व 2 को हमने देख लिया। प्यारे मित्रों, अगर हम इसको समीकरण हमने जब जैसा कहा था कि आप इसको समीकरण 2 मान सकते हैं, फिर आने के बाद ये समीकरण 3 बन जाता, लेकिन हम अभी भी नहीं मानेंगे इसको, समीकरण 2 अभी नहीं मानेंगे। एक स्टेप और लिख लेते हैं थोड़ा सा। प्यारे मित्रों, आप जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच की जो लंबवत दूरी होती है ये हमेशा बराबर होती है। अगर हम बात करें यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरह से कुछ लिख दें, आपसे अगर पूछें कि ए बी सी डी ई एफ जी एच की लंबाइयाँ समान हैं तो आप शायद कहेंगे कि हाँ समान है, लेकिन जो कह रहे हैं आप वो सही कह रहे हैं। समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरियां होती हैं प्रत्येक बिंदु पर समान होती हैं, प्रत्येक बिंदु पर। तो ऐसी दशा में जब समान होते हैं तो हम
एक चीज देख रहे होंगे जो हमारा चित्र है, इसमें ए बी और यमयन दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरियां हैं। तो ये ए बी और यमयन बराबर होंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे यहाँ पे, चूंकि यहाँ पर बी यम समांतर है ए पी के, मुख्य अक्ष के समांतर रेखा हो, इसलिए ए बी बराबर होगा यमयन, या यमयन बराबर होगा ए बी के। तो जहां पे यमयन है वहां पर हम ए बी लिख सकते हैं, इसलिए यमयन के स्थान पर लिख देंगे ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा पी एफ बटे ए डैश एफ। दोस्तों हमने आपको कहा था कि समीकरण हम यहाँ 1 मान लें, फिर यहाँ समीकरण 2 बनता, फिर यहाँ पे समीकरण 3 बनता, लेकिन हम समीकरण ना मान करके आपको ऐसे ही बता दिए हैं और आप समझ गए होंगे, ताकि समीकरणों की संख्या कम हो और आप में कंफ्यूजन कम हो। तो समीकरण 1 व 2 को खूब अच्छे से निहारना है। निहारना मतलब देखना है। देखेंगे तो आपको कुछ उसमें रहस्य मिलेगा। जैसे किसी सुंदर चीज को अगर हम आपको देखने के लिए कहें तो आप बहुत अच्छे से देखेंगे भी, और देखने के बाद सब लोग अपने नज़रिए से, जिसकी जैसी नज़रिया, जैसे जिसके भावना रहेंगे, उसी तरह के उनके दिमाग में विचार आएंगे। तो आप भी इनको दोनों समीकरणों को जब ध्यान से देखेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी चीज है ये, इनको जब ध्यान से देखेंगे तो एक खूबी नजर आएगी। आप कुछ देखेंगे उसके अंदर जो आपके अंदर भी है। ठीक है, इन दोनों समीकरणों को जब देखेंगे तो आप देखते ही कह देंगे, क्योंकि जो सबसे अच्छी चीज होती है कि चाहे जितना भीड़ हो वो आपको सबसे पहले दिख जाएगी, क्योंकि जो सबसे अच्छी चीज होती है उसी की तरफ ज्यादा भीड़ दिखती है। मुझे उम्मीद है कि आप भी देख रहे होंगे और आपके, तो छोड़िए, खैर जाने दीजिए, तो हो जाएगा यहाँ पे समीकरण 1 व 2 के। मुझे लगता है कि ये कौन सा पक्ष होना चाहिए, बायां पक्ष। ये हाथ दायां है, मुझे लगता है, हाँ ये दायां है, ये बायां, बाएं पक्ष बराबर। समीकरण 1 व 2 के बाएं पक्ष बराबर है, तो बाएं पक्ष भी बराबर होने चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अगर हम देखेंगे तो ए सी बटा ए डैश सी, ए सी बटा ए डैश सी बराबर हो जाएगा पी एफ बटे ए डैश एफ। दोस्तों जो हमें चीज मिला है, इसी के लिए हमने इतनी कहानी बनाई है। आप इसके पीछे जाइए और याद करिए, आपको दूरियां मापने की चिन्ह परिपाटी का एक स्पेशल वीडियो, बहुत लंबा नहीं, बहुत छोटा वीडियो आपको दिया गया है। अगर नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लें। हमने आपको बताया था वहाँ पे कि समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। कहाँ से मापी जाती हैं? समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। तो जो दूरी ध्रुव से नहीं मापी गई होगी उसके पास ध्रुव P नहीं होगा। तो इसमें देखते हैं किसके किसके पास P नहीं है। AC लिखा है, इसमें P तो है ही नहीं है, इसका मतलब ये दर्पण के ध्रुव से नहीं मापा गया है। A डैश C है, ये भी दर्पण के ध्रुव से नहीं मापा गया है। PF, हाँ ये दूरी ध्रुव से मापी गई है, और ये डैश F दर्पण के ध्रुव से नहीं मापी गई है। तो जो दूरी दर्पण के ध्रुव से नहीं मापी गई है उसको हमें दर्पण के ध्रुव से माप करके सेट करना है। तो चलिए देखिए AC कहाँ पर है, AC देखिए ये यहाँ, सॉरी ये यहाँ पर है, C यहाँ पर है, ये इतना है, इसकी बात कर रहा है। तो इसको हम कैसे माप लें? तो यहीं से पहले आप सबसे दूर चले जाइए AP, फिर यहाँ से चले जाइए यहाँ पे, यानी यहाँ से जाएंगे इतना होगा ही, और इसके बाद इतना एक्स्ट्रा हम लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, इतना में से जो एक्स्ट्रा वाला है घटा देंगे। कैसे? AC है, हमें दूर वाले से जाना है P तक, फिर माइनस करना है निकट वाले से P तक। तो
इतने में से, यानी इतने में से इतना कट जाए, क्योंकि इतना था, फिर इसमें से इतना हमने काट दिया, जब कट गया तो हमारा AC बच जाता है। तो हो जाएगा यहाँ पे AP माइनस CP। दोस्तों नीचे लिखा है A'C। A'(C) का मतलब ये बिंदु देखिए C है, A'(C) हमने कहा कि इतना चाहिए हमें, दूर वाले से CP माइनस A'(P), तो हो जाएगा नीचे CP माइनस A'(P) इज इक्वल टू PF को डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि P से F मापा ही गया है। नीचे देखते हैं A'(F) लिखा है। अब की बार इतने की बात कर रहा है, ये बिंदु A' है, ये F है, इतने की बात कर रहा है। इतना कैसे नापेंगे, दूर वाले से P तक जाएंगे माइनस निकट वाले से P तक जाएंगे, तो हो जाएगा A'(P माइनस FP। तो हो जाएगा A'(P माइनस FP लिखिए, या जैसे ऊपर लिखा है PF, इस तरह से लिखिए। मित्रों ध्यान देंगे आप बहुत अच्छे से। चिन्ह परिपाटी इसलिए देखने के लिए हम कह रहे हैं, क्योंकि बिना चिन्ह परिपाटी को देखे ये डेरिवेशन समझ पाना, लगा पाना संभव नहीं है। सो आपको हम बता दे रहे हैं फिर से, AP क्या है, ये देखिए वस्तु रखी गई है, किसकी दूरी है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी है। तो वस्तु की दूरी को हम U से व्यक्त करते हैं, और जो दूरियां बाईं ओर होती हैं, ध्रुव के बाईं ओर होती हैं, वो ऋणात्मक होती हैं। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ब्रैकेट बनाकर, आपको समझ आ जाएगा। तो AP इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस U। फिर लिखा है CP, C से P तक वक्रता त्रिज्या R, लेकिन बाईं ओर है माइनस R होगा। CP लिखिए A'(P का मतलब ये प्रतिबिंब बना था, देखिए A'(B' आपने प्रतिबिंब बनाया था, तो ये प्रतिबिंब की दूरी माइनस V हो जाएगी। तो A'(P इज इक्वल टू माइनस V। PF फोकस दूरी, दर्पण के ध्रुव से यदि जान ही रहे फोकस दूरी, हो जाएगा PF इज इक्वल टू माइनस EF। स्मॉल f में ऐसे ही बनाएंगे आप, इस तरह से जो यह बनाते हैं भद्दा लगता है, हालांकि गलत नहीं होता, लेकिन लिखावट भद्दी लगती है, तो आप इसी तरह से बनाएंगे, अच्छा लगेगा। तो हमने जो ये मान है इसको हमें रखना है, इसमें हमें जानकारी है ये चीज। तो चूंकि इसलिए कि इतना बराबर इतना होता है, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना होता है, इसी को हम इसमें रखेंगे। तो AP के स्थान पे हो जाएगा माइनस U, माइनस पहले से विद्यमान है। CP के स्थान पे माइनस R आएगा, जो माइनस R लेके आएंगे तो इस माइनस को प्लस कर देगा, हो जाएगा प्लस R। नीचे है CP अब की बार माइनस R आ रहा है, माइनस A'(P माइनस V लिखा हुआ है, ये प्लस कर देगा, बराबर हो जाएगा PF का मतलब माइनस F अपान नीचे A'(P का मतलब प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब हो जाएगा माइनस V। देखिए A'(P यहाँ पे हमने लिख रखा है, माइनस FP कहिए चाहे PF कहिए, तो हो जाएगा माइनस, पहले से लगा हुआ है, इसको प्लस करेगा, हो जाएगा प्लस F। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमें तिर्यक गुणा करना है, इनका इसमें गुणा होगा, इनका इसमें, यानी इसके अंश से उस पक्ष के हर से, उस पक्ष के अंश से इस पक्ष के हर से गुणा होगा। तो गुणा कर लेते हैं, माइनस U से माइनस V में गुणा करेंगे, यहाँ पे देखिए गुणा कर रहे हैं, हो जाएगा प्लस UV, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, माइनस U प्लस F में गुणा होगा, तो जाएगा माइनस F, या UF ही लिख देते हैं। अब प्लस R से गुणा होगा माइनस V में, तो जाएगा माइनस RV, प्लस का गुणा होगा, प्लस ही रहेगा, R से F में गुणा होगा, हो जाएगा RF इज इक्वल टू
माइनस आर है प्लस सॉरी माइनस आर है माइनस एफ है, दोनों में गुणा होगा, हो जाएगा प्लस आर एफ, प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस एफ वी हो जाएगा। मित्रों हमने गुणा कर लिया। दोनों पक्षों में देखेंगे कि प्लस आर एफ यहाँ भी है, प्लस आर एफ यहाँ भी है। अगर ये प्लस नहीं लगा तब भी प्लस आर एफ है, तो आर एफ कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेंगे क्या, यू वी माइनस यू एफ माइनस आर वी बराबर माइनस एफ वी। दोस्तों दो डेरिवेशन बताए गए हैं। इस वीडियो के ठीक पहले आपको दो डेरिवेशन बताए गए हैं, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। आपने लिखा था यह बराबर r/2, इस तरह से लिखा था। अगर तिर्यक गुणा कर दें तो r बराबर हो जाएगा 2f के। तो आपको याद है यह बराबर होता है r/2 और r बराबर होता है तो 2f। चूंकि होता है r बराबर 2f, इसलिए हम r के स्थान पर 2f रख देंगे। इसलिए यू वी माइनस यू एफ माइनस आर के स्थान पे 2f, कुछ करना नहीं, जहाँ पे आर है वहाँ पे केवल 2f छाप देना। ऐसे देखें जहाँ पे आर लिखा है वहाँ पे 2f ऐसे ही छाप देंगे, तो हो जाएगा 2fv इज इक्वल टू माइनस fv। दोस्तों fv यहाँ है, fv यहाँ है, ये माइनस 2fv है, जब उस तरफ जाएगा तो प्लस 2fv हो जाएगा, हो जाएगा यू वी माइनस एफ यू, या इसको यू एफ ही लिखा जाए, बराबर तो 2fv प्लस में हो जाएगा, तो पहले लिख दे रहे हैं वो माइनस एफ वी, यू वी माइनस यू एफ बराबर क्या करेंगे, अंतर जब होगा, अंतर जब हो जाएगा केवल एफ वी बचेगा, प्लस में बचेगा। ये माइनस में है, इनको भी उस तरफ कर देते हैं, प्लस में हो जाएंगे, यू वी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, देखिए एफ वी प्लस यू एफ। दोस्तों अभी हमारा डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, हम अंतिम स्थिति तक पहुंच चुके हैं। अब दोनों पक्षों में हमें यू वी एफ से भाग कर देना है, दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग, तो भाग जब करेंगे तो हो जाएगा यू वी बटा यू वी एफ बराबर एफ वी बटा यू वी एफ धन यू एफ बटे यू वी एफ। आपने क्या कहा है ऊपर, दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग करने पर, जब भाग कर देंगे तो यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, u से u, v से v कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/f इक्वल टू एफ वी कट जाएगा, बचेगा 1/u प्लस यू एफ कट जाएगा, बचेगा 1/v। मित्रों ये हमें एक बहुत बड़ा यंत्र मिल गया, बहुत बड़ा हथियार है। इस हथियार की सहायता से दर्पण के सारे सवालों को हम काट कर अलग कर देंगे। काटने का मतलब उसके उत्तर को हम ला देंगे। उम्मीद करते हैं कि अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध की जो स्थापित करने की विधि है, व्यवस्था है, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और हमने भी इसमें आपको हर बिंदु को बस समझाने का, बताने का प्रयत्न किया है। प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ में आया हो, ये बहुत अच्छे से समझ में आया हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। धन्यवाद।